आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जैसे प्यूबर्टी क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्यूबर्टी या वयस्कता क्या होती है। ठीक है ना, प्यूबर्टी या वयस्कता क्या होती है, तो यह यौनारंभ भी बोल सकते हैं इसको। यौनारंभ अवस्था जीवन की वह अवस्था है जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जावे। क्या बोला? यौनारंभ अवस्था जीवन की वह अवस्था है जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए एवं संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाए तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लग जाए, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए इसमें। ठीक है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लगे, मादा में अंडाणु, नर में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाए। ठीक है ना, मादा में ईस्टर साइकिल प्रारंभ हो जाए और नर में संभोग क्षमता, कैपुलेशन की जो क्षमता होती है वो प्रदर्शित करने लग जाए, तो इसे प्यूबर्टी बोलते हैं। ये क्या एक उम्र है जिसमें पशु के जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लग जाए, तो उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पशुओं में प्यूबर्टी की उम्र अलग अलग होती है, तो हम देखते हैं किस पशु में प्यूबर्टी की उम्र क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संकर गाय। ठीक है ना, क्रॉस ब्रीड, इसमें प्यूबर्टी या वयस्कता की उम्र क्या होती है? 12 से 18 माह। फिर अपनी भारतीय गाय की 24 से 30 माह। फिर भैंस की होती 24 से 36 माह। फिर होती घोड़ी की होती 16 से 24 माह। भेड़ एवं बकरी इसकी होती 8 से 12 माह। सुअर 6 से 9 मंथ और कुतिया 8 से 10 मंथ। क्या बोल रहा हूँ सुनिए, संकर गाय की वयस्कता की उम्र 12 से 18 महीने पहले आ जाती है। वयस्क जो संकर गाय होती है, विदेशी गाय होती है ना, वो पहले वयस्क हो जाती है अपनी देसी गायों की तुलना में। तो संकर गायों की क्या 12 से 18, भारतीय गाय लेट आती है तो 24 से 30, भैंस उससे भी थोड़ा लेट तो 24 से 36 माह बोल सकते हो। घोड़ी में अपन 16 से 24 माह बोल सकते हैं। भेड़ बकरी 8 से लेकर 12 मंथ के बीच में लगभग हो जाते हैं वयस्क। वहीं सुअर 6 से लेकर 9 मंथ के बीच और कुतिया 8 से 10 मंथ के बीच। ओके, आगे पढ़ते हैं अपन फर्टिलाइजेशन या प्रसव। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रसव नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन हिंदी में। फर्टिलाइजेशन या निषेचन पढ़ेंगे अपन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन? तो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, सबसे पहली बात तो कहाँ पर होता है ये, तो अपन ने पहले ही पढ़ा था मादा जननांग में कि अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु तथा अंडाणु का जुड़ना निषेचन कहलाता है। कौन से भाग में? एम्पुला भाग में शुक्राणु तथा अंडाणु का जुड़ना निषेचन कहलाता है। समझ में आया? और निषेचन के पहले जितनी भी प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है? मादा जननांग में संपन्न होती है, और मादा जननांग के अंडवाहिनी भाग में। निषेचन नहीं हो उसके पहले की सारी प्रक्रिया मादा जननांग अंडवाहिनी में संपन्न होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु तथा अंडाणु का जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब अपने पास कुछ वर्ड आते हैं वो देखते हैं अपन। देखो क्या क्या होता है निषेचन में। पहले आता है कैपेसिटाइजेशन। कैपेसिटाइजेशन क्या? सामर्थ्य प्राप्त करना। क्या होता है? सामर्थ्य प्राप्त करना। सामर्थ्य कैसे? देखो, शुक्राणु में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणुओं के रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। बोले शुक्राणु अधिक गतिशील होता है, ठीक है ना, जिससे वो अंडाणु को भेद सके। किस क्षमता के साथ भेदता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो अंडाणु को किस स्पीड, किस क्षमता के साथ भेद रहा है। ठीक है ना, उसको सामर्थ्य प्राप्त करना बोलते हैं। तो बोलते शुक्राणु में एक पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणुओं के रचनात्मक परिवर्तन, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे शुक्राणु अधिक गतिशील होगा। क्या होगा? शुक्राणु अधिक गतिशील होगा। ठीक है ना, तो कैपेसिटाइजेशन किसको बोलते हैं? सामर्थ्य प्राप्त करना। शुक्राणु में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे शुक्राणु अधिक गतिशील होता है, इसे कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन। अगला आपने एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है ना, एक्रोसोम शुक्राणु के हेड में पाई जाने वाली, ठीक है ना, शुक्राणुओं के हेड में पाई जाने वाली एक्रोसोम नामक संरचना।
पहली बात कहाँ पाई जाती है एक्रोसोल नामक संरचना? शुक्राणु का जो हेड होता है ना, हेड पर एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। जो हेड में जो एक्रोसोम नामक संरचना होती है उसके द्वारा कौन सा हाइलोरिनिडेज, कौन सा एंजाइम हाइलोरिनिडेज इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु के एक्रोसोम नामक संरचना द्वारा हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम स्त्रावित होता है, ठीक है ना, जो एक बार जोना पेलिसुडा को भेदने में सहायक करता है। मतलब एक ही बार, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्रोसोमल रिएक्शन में कि शुक्राणुओं के हेड में पाई जाने वाली संरचना एक्रोसोम, उसके द्वारा हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम स्त्रावित होता है जो एक बार जोना पेलिसुडा को भेदने में सहायक होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं जोना रिएक्शन क्या होता है। क्या बोल रहा मैं, जोना रिएक्शन क्या होता है। ये सारी संरचना अंडाणु पर पाई जाती है, ठीक है ना। ये एक्रोसोम में पाई जाती है एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम के हेड में हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम होता है। जोना पेलिसुडा ये अंडाणु में पाई जाती है संरचना, ठीक है ना। अंडाणु ये पर्तनुमा जिसको शुक्राणु भेदता है। बात करते हैं जोना रिएक्शन की। तो शुक्राणु द्वारा एक बार जोना पेलिसुडा को भेद दिया, जैसे अंडाणु के ऊपर परत होती है उसको जोना पेलिसुडा बोलते हैं। शुक्राणु द्वारा एक बार अगर जोना पेलिसुडा को भेदने के बाद अन्य शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। क्या बोल रहे जोना रिएक्शन में कि एक बार अगर शुक्राणु ने जोना पेलिसुडा को भेद दिया तो अन्य शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है, ठीक है ना। इसे विटेलाइन ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या समझ में आया इससे अपन को कि जैसे ये अपने पास अंडाणु हो गया और मान लो जोना पेलिसुडा है, एक बार इसको शुक्राणु ने भेद दिया, इसके बाद दूसरे शुक्राणु इसको नहीं भेद पाएंगे और कठोर हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बार भेद पाएगा। तो इस संरचना को क्या बोलेंगे, विटेलाइन ब्लॉक या जोना रिएक्शन। शुक्राणु द्वारा एक बार जोना पेलुसिडा को भेदने के बाद अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, इसे विटेलाइन ब्लॉक भी कहते हैं या जोना रिएक्शन बोलते हैं। आगे अपने पास आता है पॉलीस्पर्म। अब पॉलीस्पर्मी क्या होता है, यहाँ नॉर्मली एक ही बार एक शुक्राणु एक ही बार अंडाणु को भेद रहा था, ठीक है ना, उसके बाद ब्लॉक हो रहा था विटेलाइन ब्लॉक। लेकिन पक्षियों में अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु भेदते हैं। पक्षियों के अंडाणु रहते हैं ना, उनको क्या होता है, एक से अधिक शुक्राणु भेदते हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया पक्षी में, लेकिन दूसरे जानवरों में ऐसा नहीं है। पक्षियों में क्या होता है कि अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु भेदते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया जिसको पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। डायरेक्टली अपन बोले तो पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु का भेदना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीस्पर्मी। अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु का भेदना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। एक बार मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, देखो। फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु अंडाणु का जुड़ना, फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटाइजेशन, क्षमता प्राप्त करना, किस क्षमता से शुक्राणु अंडाणु को भेद रहा है, कैपेसिटेशन, ठीक है ना। एक्रोसोमल रिएक्शन, अब शुक्राणु के हेड में जो एक्रोसोम नामक संरचना पाई जाती है उसमें हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम होता है। कौन सा, हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम होता है जो कि जोना पेलिसुडा को एक बार भेदने में सहायता करता है, ठीक है ना। अब जोना रिएक्शन क्या होता है, जैसे जोना पेलिसुडा को भेद दिया अब तो इसके बाद क्या शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, इसे विटेलाइन ब्लॉक भी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी क्या बोलती है कि अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु अगर भेद रहे तो उसे पॉलीस्पर्मी कहेंगे। अगला अपने पास आता है विभिन्न पशुओं में समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ मेटिंग को। विभिन्न पशुओं में समागम क्रिया को क्या कहा जाता है, जिसे एक्ट ऑफ मेटिंग बोलते हैं। जैसे गाय में क्या करते हैं, सर्वाइंग बोलते हैं, भैंस में भी सर्वाइंग बोलते हैं, ठीक है ना, बकरी में भी सर्वाइंग बोलते हैं। किस किस में, गाय में सर्वाइंग, भैंस में सर्वाइंग, बकरी में सर्वाइंग। भेड़ में टपिंग कहा जाता है, एक्ट ऑफ मेटिंग, भेड़ टपिंग महत्वपूर्ण है। भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहा जाता है, टपिंग कहा जाता है। घोड़े में कवरिंग कहा जाता है, कुत्ते में कोपुलेशन कहा जाता है, सुअर में कपलिंग कहा जाता है, बिल्ली में कोपुलेशन कहा जाता है, मुर्गी में मेटिंग कहा जाता है और ऊँट में लखाना कहा जाता है। समझिए, देखो, गाय सर्विंग, भैंस सर्विंग, भेड़ टपिंग। एक्ट ऑफ मेटिंग वो भेड़ में क्या बोलते हैं, टपिंग, या समागम की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भेड़ में टपिंग। बकरी में सर्विंग, घोड़े में क्या बोलते हैं, कवरिंग बोला जाता है, कुत्ते में कैपुलेशन कहा जाता है और बिल्ली में भी कैपुलेशन कहा जाता है, सुअर में कपलिंग कहा जाता है, मुर्गियों में मेटिंग कहा जाता है और ऊँट में लखाना। एक बार और सुनिए, गाय में सर्वाइंग, भैंस में सर्वाइंग, बकरी में सर्वाइंग, भेड़ में टपिंग,
ठीक है ना। घोड़े में कौरिंग, कुत्ते में कैपुलेशन, बिल्ली में कैपुलेशन, सुअर में कपलिंग, मुर्गी में मेटिंग और ऊँट में लखाना। ठीक है, आगे अपने पास कुछ आता है। देखो ये गर्भकाल की अवस्था है, जो जाइगोट, मारूला, ब्लास्टुला, हैचिंग जो लिखा हुए हैं ना, ये सारी गर्भकाल की कुछ अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जाइगोट। ठीक है ना, जाइगोट। जाइगोट कैसी संरचना है? एक तो 2n संरचना, सबसे पहले द्विगुणित है, 2n है। और जाइगोट नामक संरचना कब बनती है? 1 से 12 दिन में। कब? निषेचन के पश्चात बनी एक कोशिकीय संरचना। तो ये बोल सकते हैं जाइगोट 2n है, निषेचन के 1 से 12 दिन पश्चात बनी एक कोशिकीय संरचना को क्या कहा जाएगा? जाइगोट कहा जाएगा। सुनिए, निषेचन के 1 से 12 दिन पश्चात बनी एक कोशिकीय संरचना को क्या कहा जाएगा भैया? जाइगोट कहा जाएगा। ठीक है ना। और कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है। महत्वपूर्ण है भैया। निषेचन के पश्चात 1 से 12 दिन में बनी संरचना जाइगोट कहलाती है। ठीक है ना, 2n होती है। निषेचन के पश्चात 1 से 12 दिन में बनी संरचना जाइगोट 2n। मारूला। अब मोरूला क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 16 कोशिकीय संरचना। जैसे समसूत्री विभाजन होता है ना, तो 16 कोशिकीय संरचना बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोरूला। किसको कहा जाता है? मोरूला। समसूत्री विभाजन द्वारा बनी 16 कोशिकीय संरचना मोरूला। अब ब्लास्टुला क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 32 कोशिकीय संरचना। ठीक है ना, जिसमें गुहा निर्माण पश्चात बनने वाली संरचना। मोरूला किसको बोला? मोरूला 16 कोशिकीय संरचना समसूत्री विभाजन की। और ब्लास्टुला समसूत्री विभाजन द्वारा 32 कोशिकीय संरचना को ब्लास्टुला, 16 कोशिकीय संरचना को मोरूला। अब आता है हैचिंग। अब हैचिंग क्या होता है? रोपण के पश्चात ब्लास्टुला जोना पेलुसुडा को तोड़कर गर्भाशय से जुड़ना हैचिंग कहलाता है। हैचिंग क्या होता है? जैसे अपन ने रोपण कर दिया है ना गाय भैंस में, जैसे रोपण हो गया, उसके बाद क्या होगा? जो ब्लास्टुला अवस्था है ना, 16 कोशिकीय संरचना ब्लास्टुला अवस्था, तो ब्लास्टुला फिर जोना पेलुसुडा को तोड़ देगा और गर्भाशय के साथ जुड़ना हैचिंग कहलाता। क्या बोला? रोपण के पश्चात ब्लास्टुला का जोना पेलुसुडा को तोड़कर गर्भाशय से जुड़ना हैचिंग कहलाता है। समझ में आया? अगले आगे अपन पढ़ते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो किसको बोलते? निषेचन के 13 से 46 दिन तक की संरचना एम्ब्रियो कहलाती। जैसे निषेचन हो गया, उसके 13 से 46 दिनों तक की संरचना एम्ब्रियो। देखो 1 से 12 दिन की संरचना जाइगोट, 13 से 46 दिन की संरचना एम्ब्रियो, और फीटस जैसे 47 दिन से प्रसव तक की अवस्था फीटस कहलाती है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? गर्भकाल की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं कि गर्भकाल की कौन कौन सी अवस्था होती है। अब सुनिए, जाइगोट क्या है? द्विगुणित 2n है। निषेचन के 1 से 12 दिन की जो संरचना होती है उसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो। 1 से 12 हो गया, 12 से फिर कौन सा दिन? 13 से 46 दिन की संरचना को एम्ब्रियो कहा जाएगा, और 46 होकर फिर 47वें दिन से लेकर प्रसव तक की संरचना को फीटस बोलेंगे। मोरूला स्टेज क्या है? कोशिका विभाजन द्वारा 16 कोशिकीय संरचना मोरूला और 32 कोशिकीय संरचना को ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है ना। आगे अपन पढ़ लेते हैं गर्भकाल पढ़ लेते हैं। विभिन्न पशुओं में गर्भकाल कितना कितना होता है, ये गर्भकाल। ठीक है ना। तो गाय में होता है 9 माह 9 दिन, नॉर्मली सबको याद ही होंगे ये तो। गाय में कितना होता है? 9 माह 9 दिन। भैंस में 10 माह 10 दिन। ठीक है ना। भेड़ में 5 माह -5 दिन। 5 माह में कितने? 150 -5 तो 145 दिन के समथिंग अपन मान सकते हैं। बकरी में 5 माह + 5 दिन बोले तो 155 दिन के समथिंग। ठीक है ना। ऐसे कैसे घोड़ी में 11 माह 11 दिन। सूरी में 3 माह 3 दिन + 3 सप्ताह होता है। ठीक है ना। 3 सप्ताह बोले तो 114 दिन। सूरी में क्या होता है? 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन और 114 दिन बोले तो कितना होता है? सूरी में 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 114 दिन गर्भ अवधि किसकी होती है? सूरी की। कुतिया में 2 माह + 2 दिन। बिल्ली में 2 माह + 2 दिन हो सकते हैं, -2 दिन, तो 2 माह ± 2 दिन। ऊँटनी में 13 माह ± 13 दिन। हाथी में 21 माह 21 दिन। खरगोश में 1 माह 1 दिन और चूहे में 21 दिन। देखो सुनिए एक बार और, गाय में 9 महीने 9 दिन। ठीक है ना, लगभग 280 दिन बोल सकते हैं। भैंस में 10 माह 10 दिन, लगभग 330 दिन। फिर आता अपना भेड़ 5 माह -5 दिन, 145 दिन। बकरी 5 माह + 5 दिन, 155 दिन। घोड़ी 11 माह 11 दिन, 341 दिन।
सूर्य 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन 114 दिन। कुतिया 2 माह 2 दिन 62 दिन। बिल्ली 2 माह प्लस माइनस 2 दिन, ठीक है, तो 58 से 62 दिन बोल सकते हैं बिल्ली का। ऊँटनी 13 माह प्लस माइनस 13 दिन हो सकता है, तो ऊँटनी का लगभग 390 दिन बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। हाथी 21 माह 21 दिन बोले तो 651 दिन। 21 माह 21 दिन बोले तो 651 दिन। और 1 माह 1 दिन खरगोश का होता है लगभग 32 दिन, और चूहे का होता है लगभग 21 दिन। 9 माह 9 दिन गाय। 10 माह 10 दिन भैंस, ठीक है ना। 5 माह 5 दिन। 5 माह माइनस 5 भेड़ प्लस 5 बकरी। घोड़ी 11 प्लस 11। सूर्य 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। कुतिया 2 माह 2 दिन। बिल्ली 2 माह प्लस माइनस 2 दिन। ऊँटनी 13 माह प्लस माइनस 13 दिन। हाथी 21 माह प्लस 21 दिन। खरगोश 1 माह प्लस 1 दिन, और चूहा 21 दिन, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे अंडे व शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, ठीक है ना। तो कितने कितने समय तक अंडाणु और शुक्राणु जिंदे रहते हैं। तो पशु का नाम, अंडाणु और शुक्राणु। सबसे पहला था गाय और भैंस। गाय और भैंस में जो अंडाणु होता है ना 20 से 24 घंटे तक जीवन काल होता है इसका, और शुक्राणु का 30 से 48। घोड़ी में अंडाणु होता है 6 से 8 घंटे। शुक्राणु होता है 72 से 120 घंटे। भेड़ बकरी में अंडाणु होता है 16 से 24 घंटे। शुक्राणु होता है 30 से 48 घंटे। सूअर में जो अंडाणु होता है 8 से 10 घंटे, और शुक्राणु होता है 24 से 72 घंटे। माने देखो, गाय भैंस में अंडाणु है ना 20 से 24 घंटे तक इसका जीवन काल होता है। वहीं अगर शुक्राणु की बात करें तो 30 से 48 घंटे। वहीं अगर घोड़ी की बात करें तो 6 से 8 घंटे अंडाणु, और शुक्राणु लगभग 72 से 120 घंटे तक हो सकता है घोड़ी में। घोड़ी में अंडाणु 6 से 8 घंटे, और शुक्राणु 72 से 120 घंटे। भेड़ बकरी में अंडाणु 16 से 24 घंटे, और शुक्राणु 30 से 48 घंटे। सूअर में अंडाणु 8 से 10 घंटे। शुक्राणु 24 से 72 घंटे। एक बार और सुनिएगा अच्छे से, गाय भैंस में अंडाणु होता है 20 से 24 घंटे, वहीं शुक्राणु होता है 30 से 48 घंटे। घोड़ी में अंडाणु होता है 6 से 8 घंटे, वहीं शुक्राणु होता है 72 से 120 घंटे। भेड़ बकरी में अंडाणु होता है 16 से 24 घंटे, वहीं शुक्राणु होता है 30 से 48 घंटे। सूअर में शुक्राणु होता है 8 से 10 घंटे, वहीं पर सूअर में अंडाणु होता है 8 से 10 घंटे। शुक्राणु 24 से 72 घंटे। एक बार और सुनिए, इनको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई मतलब नहीं, रटना तो पड़ेगा। गाय भैंस में 20 से 24 घंटे अंडाणु, शुक्राणु 30 से 48 घंटे। घोड़ी में 6 से 8 घंटे अंडाणु, 72 से 120 घंटे शुक्राणु। भेड़ बकरी में 16 से 24 घंटे अंडाणु, 30 से 48 घंटे शुक्राणु। सूअर में 8 से 10 घंटे अंडाणु, 24 से 72 घंटे शुक्राणु, ठीक है ना। वीर्य से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, किससे संबंधित है भैया, वीर्य से संबंधित है। उसमें पहली अपने पास आती है अस्पर्मिया। अब अस्पर्मिया का क्या मतलब होता है, वीर्य का आयतन शून्य होना। ये मतलब अपसेंट, स्पर्मिया मतलब स्पर्म, तो वीर्य का आयतन बिल्कुल शून्य होना अस्पर्मिया कहलाता है। हाइपोस्पर्मिया, हाइपो यानी कम होता है, स्पर्मिया यानी स्पर्म, तो वीर्य का आयतन कम होना हाइपोस्पर्मिया। ऐसे ऐसे हाइपर यानी अधिक, वीर्य का आयतन बढ़ जाना हाइपर स्पर्मिया। फिर आता है एजोस्पर्मिया, ठीक है ना, ए लगा मतलब शून्य, एजोस्पर्मिया, ठीक है ना। क्या रहा, एजोस्पर्मिया, शुक्राणु की सांद्रता शून्य हो गई। देखो, शुक्राणु की सांद्रता शून्य होना एजोस्पर्मिया। वीर्य का आयतन शून्य होना एस्पर्मिया। एजो यानी कि शुक्राणु की सांद्रता शून्य हो गई। नॉर्मोजोस्पर्मिया, शुक्राणु का सांद्रता सामान्य होना। देखो जहाँ जहाँ जू लग रहा है वहाँ सांद्रता से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मोजोस्पर्मिया, शुक्राणु की सांद्रता सामान्य होना। ओलिगो का मतलब कम होना, और जहाँ जहाँ जू लगा वहाँ सांद्रता संबंधित, तो शुक्राणुओं की सांद्रता कम होना ओलिगोजोस्पर्मिया। पोली यानी अधिक, शुक्राणु की सांद्रता बढ़ जाना पॉलीजोस्पर्मिया, ठीक है ना। आगे अपने पास आता एस्थेनोजोस्पर्मिया, शुक्राणु की गतिशीलता कम होना। क्या बोल रहे हैं, एस्थेनोजोस्पर्मिया, शुक्राणु की गतिशीलता कम होना। अगला आता है नेक्रोजोस्पर्मिया, सभी शुक्राणु का मृत होना नेक्रोजोस्पर्मिया। और टेरेटोजोस्पर्मिया, असामान्य शुक्राणुओं की प्रतिशत में वृद्धि। एक बार और सुनिए, अस्पर्मिया का क्या मतलब होता है, वीर्य का आयतन शून्य होना। हाइपो यानी कि वीर्य का आयतन कम होना। हाइपर स्पर्मिया यानी कि वीर्य का आयतन बढ़ जाना। एजोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की सांद्रता शून्य होना, ठीक है ना। नॉर्मोजोस्पर्मिया यानी शुक्राणु की सांद्रता नॉर्मल सामान्य होना। ओलिगोजोस्पर्मिया यानी शुक्राणु की सांद्रता कम होना। पॉलीजोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु की सांद्रता बढ़ जाना।
एस्थेनोजूस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु की गतिशीलता कम होना, एस्थेनोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया भी शुक्राणु का मृत होना, और टेरेटोजूस्पर्मिया असामान्य शुक्राणुओं की प्रतिशतता में वृद्धि। वीर्य से संबंधित टर्मिनोलॉजी: अस्पर्मिया वीर्य का आयतन 0, हाइपोस्पर्मिया वीर्य का आयतन कम, हाइपरस्पर्मिया वीर्य का आयतन बढ़ जाना, ठीक है ना। एजोस्पर्मिया शुक्राणु का सांद्रता 0 होना, नॉर्मोजूस्पर्मिया शुक्राणु की सांद्रता सामान्य होना, ओलिगोजूस्पर्मिया शुक्राणु की सांद्रता कम होना, पॉलीजूस्पर्मिया शुक्राणु की सांद्रता बढ़ जाना, एस्थेनोजूस्पर्मिया शुक्राणु की गतिशीलता कम होना, नेक्रोजूस्पर्मिया सभी शुक्राणु का मृत होना, और टेरेटोजूस्पर्मिया असामान्य शुक्राणुओं की प्रतिशतता में वृद्धि होना। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।